हाय स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के सामने यूनिट 5 का लेक्चर नंबर 8 लेके आपके सामने आया हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे द्रवों के गुण। द्रवों के गुण का मतलब है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, और इसमें कौन कौन से गुण आते हैं। जैसे हम बात करेंगे वाष्प दाब, वाष्प दाब, पृष्ठ तनाव, और यहीं पर आता है श्यानता, श्यानता या विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर। तीन की बात करेंगे आज, और ये क्या होते हैं इनके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम बात करें वाष्प दाब, क्या होता है वाष्प दाब, इसके बारे में जानेंगे। तो इसी ध्यान दीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा वाष्प दाब। द्रवों की हेडिंग होगी हमारी पहले, द्रवों के गुण, ये हेडिंग पड़ जाएगी। इसमें पहली हेडिंग हमारी हो जाएगी वाष्प दाब, वाष्प दाब। अब वाष्प दाब होता क्या है इसके बारे में पहले समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो वाष्प दाब जैसे हमारा एक जार है, इसमें गैस कोई लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, और इसको जब हम गर्म करते हैं, इसको जब हम गर्म करते हैं किसी सोर्स से, इसको जब हम गर्म करते हैं, ये जो कण, इसके जो कण होते हैं, ये गैस के ऊपर जाने लगते हैं, यहाँ से जाने लगते हैं। तो इसके ऊपर से ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर से वायुमंडल का जो दाब होता है, वायुमंडल के द्वारा एक दाब डाला जाता है इस वाष्प के ऊपर। ये क्या है, ये वाष्प, और इस पर एक ऊपर से जो दाब पड़ेगा, ऊपर से एक दाब पड़ेगा, एक प्रकार का दाब, वायुमंडलीय दाब होगा, वायुमंडलीय दाब। इस वायुमंडलीय दाब को जो इसके ऊपर डाला जा रहा है, इसी को इसका वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प पर पड़ने वाला वायुमंडलीय दाब उसका वाष्प दाब कहलाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। क्या है इसके बारे में समझते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। वाष्प दाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यस, सॉरी, ऑफ लिक्विड्स, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। इसी से ध्यान रखिएगा, क्या होता है इसके बारे में हम बताते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, किसी ताप, कोई ताप हो सकता है, किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य लगने वाला वायुमंडलीय दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर बताते हैं क्या है। तो द्रवों का वाष्प दाब क्या है, अगर हम बात करें तो किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य लगने वाला जो बल होगा, और ये कब होगा, ये जो उसकी वाष्प के मध्य साम्यावस्था पर, एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पर, साम्यावस्था जब आएगी, जब दोनों की क्रियाएं लगभग बराबर होंगी, अग्र और विपरीत दोनों, तब साम्यावस्था की, और साम्यावस्था पर लगने वाला वायुमंडलीय दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसके बारे में अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, वाष्प दाब ये प्रभावित कब होता है, तो ध्यान दीजिएगा, एक होता है, तो अगर हम बात करें विलयन होता है, और ये बना होता है विलेय प्लस विलायक। ये विलायक होता है, विलायक होता है किसी पदार्थ को जिसमें घोला जाए और जिसकी मात्रा ज्यादा हो, वो विलायक होगा। जिस पदार्थ को घोला जाएगा, जिसकी मात्रा कम होगी, वो विलेय होता है। और दोनों जब मिलते हैं तो विलेय होता है। जैसे हम विलायक की बात कर लें, यहाँ पर जल है, बेंजीन है, जल वगैरह है, बेंजीन वगैरह है। और विलेय की बात करें तो चीनी वगैरह है, नमक है, या कोई भी अन्य पदार्थ है, ये विलेय और विलायक का कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, इसे हम एक विलयन बनाना है, विलयन बनाएंगे तो इसमें विलायक डालेंगे और विलेय डालेंगे। तो इसे ध्यान रखिएगा कि इसमें अगर हम विलयन बना रहे हैं, इसमें कोई अवाष्पशील, जिसका वाष्पीकरण नहीं हो पा रहा है, अगर ऐसा पदार्थ हम डाल देंगे तो जो अशुद्धियां हैं, क्योंकि जो उबाल मार रही थी हमारी, जो विलयन था वो प्रेशर से भग रहा था ऊपर की ओर, अब उसमें थोड़ी नमी आ जाएगी, थोड़ा कम पड़ जाएगा, वो उतनी तेजी से ऊपर प्रेशर नहीं डाल लेके जाएगा वायुमंडल में, क्योंकि आपको पता है जैसे विलयन है हमारा, ये
इसमें द्रव भरा हुआ है, कोई विलयन भरा हुआ है। अगर इसमें कोई पदार्थ, इसको हम गर्म कर रहे हैं, ताप दे रहे हैं नीचे से और ये गर्म कर रहे हैं किसी सोर्स से, तो ये ऊपर की ओर जाएगा। अचानक से अगर इसमें कोई हम ऐसी चीज डाल दें जैसे पत्थर या कुछ कंकड़ वगैरह बालू वगैरह डाल दें जो वाष्पशील नहीं हो रहा है, यानी वाष्प में नहीं बदल सकता, तो क्या होगा, इसका जो वाष्प दाब होगा इस समय ज्यादा है, लेकिन जैसे कोई अवाष्पशील पदार्थ डालेंगे तो इसमें इसके वाष्प दाब में कमी आएगी। इसी ध्यान रखिएगा, यानी ये जो होगा अचानक से धीरे धीरे टेम्परेचर मेंटेन, जो ज्यादा ताप था वो धीरे से कम हो जाएगा, और जो ये ऊपर की ओर भाग रहा था तो इस पर ज्यादा ताप लग रहा था, ये ऊपर की ओर इतनी तेजी से नहीं भागेगा जितनी तेजी से पहले भाग रहा था। ये जो गैस के रूप में निकल रहे थे कण, ये उतनी तेजी से बाहर नहीं जाएंगे जितनी तेजी से पहले जा रहे थे। क्यों? क्योंकि इसमें हमने कोई अवाष्पशील, जो वाष्प में ना बदल सके ऐसे पदार्थों को डाल दिया है। उसमें जैसे हम बालू ले लेते हैं, बालू अगर हमने डाल दिया किसी विलयन में, जैसे हमने चाय बना रहे हैं और उसमें जल तेजी से खौल रहा हो तो उसके ऊपर एक वाष्प दाब लग रहा होता है, लेकिन अचानक से उसमें अगर हम कुछ ऐसा पदार्थ डाल दें, जैसे कि हम कह लें कि चाय पत्ती हमने डाल दी, तो उसका जो वाष्प बनने की जो क्रिया थी वो उतनी तेजी से नहीं होती है, उस पर उसकी क्रिया कम हो जाएगी। तो उस जो वाष्प में बदल रहा था, जो जल हमारा वाष्पीकृत हो रहा था वो उतनी तेजी से नहीं होगा, तो इसके कारण इस पर जो दाब लगने वाला, ऊपर से दाब जितनी तेजी से नीचे जाएगा उतनी तेजी से ऊपर से दाब लगेगा, तो अब ये दाब जो है वो कम हो चुका है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर हम किसी अवाष्पशील, किसी विलयन में अगर अवाष्पशील पदार्थ डाल देते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी होती है। ये चीज आपको समझाना था बस, तो ध्यान दीजिएगा। किसी विलयन में अवाष्पशील पदार्थ डालने पर उसके वाष्प दाब में कमी आती है। ये पॉइंट हो जाएगा आपका पहला, इसको आप नोट करिए फिर बताते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि ये वाष्प दाब क्या होता है। ध्यान रखिएगा। नंबर 2, वाष्प दाब का मान। देखिए समझिएगा, पहले दूसरा पॉइंट समझिएगा। जैसे हमारे पास ये जार है, इसमें हमने बता दिया है वाष्प दाब जो कि आपको समझ में आता है। अगर नीचे से यहाँ पे कोई लिक्विड भरा हुआ है, अगर इसको हम गर्म करेंगे तेजी से तो ये वाष्प बनेगा तेजी से, और जब तेजी से वाष्प बनेगा तो इस पे ऊपर से एक दाब लगेगा, उसी को हम वाष्प दाब कहते हैं। अब ये बताइए आप कि अगर इसको हम गर्म करें और ये वाष्प में बदलने लगे अचानक से, पहले तो शांत है तो क्या इससे कोई वाष्प दाब कार्य कर रहा है? हाँ है, थोड़ा बहुत है, लेकिन जब ये गैस में बदलने लगेगा, इसके कण बाहर भागने लगेंगे तो उसके कणों का विरोध करने के लिए एक वायुमंडलीय दाब ऊपर से लगेगा। जैसे हम नीचे से ऊपर अचानक भागे तो ऊपर से एक बल लगता है और उस बल को वाष्प दाब कहा जाता है। तो अगर इसके कण को हम इसके ताप को बढ़ा दें, यहाँ मैंने लिखा है वाष्प दाब का मान ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यानी इसको जब हम ताप बढ़ाएंगे तो इसके कण के हमको बाहर की ओर भागना चाहेंगे, और जब ये ताप बाहर की ओर भागना चाहेंगे तो वाष्प दाब भी ज्यादा होगा, बढ़ेगा, इसे ध्यान रखिएगा। तो वाष्प दाब का मान गैस का ताप बढ़ाने से बढ़ता है। ये तीसरा पॉइंट इसके बारे में बताते हैं। अगर इस बात करेंगे तो यहीं पर एक प्रमुख नियम आ जाता है। वाष्प दाब का अवमन क्या होता है, इसको भी जरा समझ लीजिएगा। किसी ताप पर अगर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है, इसको हम समझाते हैं थोड़ा सा। तो इसको नोट करने के बाद फिर तो आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें किसी वाष्प, अब दो चीजें मैंने बताई हैं, एक विलयन होगा और एक वाष्प दाब होगा, सॉरी विलायक होगा। अब विलायक की बात करें, जैसे हम आगे बात करते हैं, अब यहाँ पर पॉइंट नहीं, पॉइंट खत्म हो गया, दो ही पॉइंट नोट करना है। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें किसी शुद्ध विलायक कह सकते हैं, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अगर 0 तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? P0 से। किसी शुद्ध विलायक का, जैसे जल है, उस पर कोई वाष्प दाब नहीं है, उसका वाष्प दाब किससे लिखेंगे? P0 से लिखेंगे। P0 तथा
विलयन का उसी के विलयन का, उसी विलायक के विलयन का वास्तव पी एस हो तो, अब यहाँ पे संबंध निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पे एक कमी आएगी, किसमें कमी आएगी? वाष्प दाब में कमी आएगी, आपेक्षिक कमी आएगी। इसको वाष्प दाब का अवनमन कहेंगे, यानी दोनों के इसका जो वाष्प दाब था वो 0 था, जो शुद्ध अब जो विलयन होगा उसमें अगर कोई अवाष्पशील अशुद्धियां हमने डाल दी हैं, अवाष्पशील अशुद्धियां डालने के बाद उसका वाष्प दाब पीएस है। तो हमने बताया वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी, यानी जो अपेक्षाकृत इसमें जो कमी आएगी वो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिखते हैं P0 माइनस पी एस अपॉन P, इससे रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इसको नोट करिएगा। और राउल्ट नियम क्या कहता है उसके बारे में जानेंगे। समझ में आ गया होगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है? जो विलायक का वाष्प दाब था कुछ नहीं था, यानी P0 था, उसका वाष्प दाब P मतलब प्रेशर और नॉट मतलब 0, और इसका जो था वो PS था। अब इसमें से P0 माइनस PS अपॉन P0 कर दिया है, ये जो हमारा आएगा क्या हो जाएगा? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हो जाएगा। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे इसी को। अब ध्यान दीजिएगा राउल्ट नियम के अनुसार क्या होता है? राउल्ट नियम के अनुसार ध्यान दीजिएगा, किसी द्रव के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसके मोल प्रभास के बराबर होता है। मोल प्रभास आपको पढ़ा चुके हैं, हो सकता है आपको याद हो, तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है? किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, यानी आपेक्षिक कमी, जो वाष्प दाब में कमी आई है इसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होगा, यानी ये जो है P0 माइनस PS ये किसके बराबर है? तो कहा गया है आपेक्षिक अवनमन विलयन के, जब विलय के मोल प्रभागों के बराबर कर सकते हैं। विलय के मोल प्रभास के बराबर होता है। इसको समझिएगा, मोल प्रभास समझिएगा। क्या था? मैंने मोल प्रभास बताया था कि किसी भी घटक का अगर हमें ज्ञात करना है, दो घटक होते हैं, एक स्मॉल है जो मोलों की संख्या है और एक कैपिटल है, यानी विलायक, ये विलय के मोल थे और ये विलायक का मोल। मैंने बताया था मोल प्रभास क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, हम ये सीधे कहेंगे, यानी राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन का जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होगा वो विलय के मोल प्रभास के बराबर होगा। विलय के मोल प्रभास क्या होता है? हमने विलय के मोलों की संख्या बटे विलय के मोल प्लस विलायक के मोल की संख्या बताई थी, और यहाँ पे क्या बताया गया? ये जो बराबर है ये है मोल के प्रभाग, ये बराबर है P0 माइनस PS अपॉन P0। ये है हमारा राउल्ट का नियम, ये राउल्ट का नियम कहलाता है, इसको नोट कर लीजिएगा, राउल्ट का नियम। ये राउल्ट का नियम होता है और ये आपके इंटर में भी है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट डाल दीजिएगा, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट डाल दीजिएगा। आपके इंटर के सिलेबस में भी आपको राउल्ट का नियम मिलेगा और इससे एक दो न्यूमेरिकल भी लगाना होता है, तो इसको समझिएगा। ये हो गया वाष्प दाब। अब आगे हम बढ़ते हैं, वाष्प दाब के बाद फिर हम पृष्ठ तनाव पे आते हैं। सरफेस टेंशन क्या होता है?
तो अभी ये हो जाएगी हमारी पृष्ठ तनाव। इसको क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। तो आगे ध्यान दीजिएगा, सरफेस टेंशन क्या होता है इसकी सही से समझ लीजिएगा। PNSI सरफेस टेंशन क्या होता है इसके बारे में पहले समझिएगा। जैसे हमारे पास कोई एक जार है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, आपको पता है कि द्रव चल रहा है तो लिक्विड में बार बार यहाँ बताना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर द्रव भरा हुआ है। अब सरफेस टेंशन होता क्या है? मैंने वाष्प दाब बताया, जब वाष्प में बदलेगा कोई द्रव तो उसके ऊपर से जो लगेगा बल वो वाष्प दाब है। अब ये क्या है तो ध्यान दीजिएगा, ये जो सरफेस है इसका ये वाला सरफेस है, सतह है, सतह के लंबवत इधर से पूरी तरफ जितनी सतह है पूरी पर, लंबवत से पूरी सतह पर जितना भी क्षेत्र है सतह का, सतह के लंबवत एक बल कार्य करता है जो इस जल के कणों को या द्रव के कणों को नीचे की ओर खींचता है। ये कह सकते हैं यहाँ पे ये कण है अगर तो इसके लंबवत इधर और इधर नीचे की ओर, यानी ये जो बल लगने वाला है जो कणों को सतह से, आपने देखा होगा कोई जा रहा है उसमें जल बराबर क्यों भरा होता है पूरी सतह पर, कुछ कहीं कम ज्यादा क्यों नहीं हो सकता है? कारण क्या है ध्यान दीजिएगा। तो एक सतह के लंबवत, यहाँ पे एक सतह के लंबवत, किसी द्रव की सतह के लंबवत अधोमुखी मतलब नीचे की ओर, अधोमुखी मतलब नीचे की ओर एक बल कार्य करता है जिसे पृष्ठ तनाव कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, पृष्ठ तनाव क्या है? तो किसी द्रव की सतह पर अधोमुखी दिशा में या द्रव के अधोमुखी तल पर एक बल कार्य करता है जिसे हम इसका पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो इसको नोट करिएगा और फिर बताते हैं क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पृष्ठ तल के लंबवत है ना। तो यहां से शुरू करते हैं। अगर हम बात करें पृष्ठ तनाव क्या होता है इसकी डेफिनेशन हम यहां से लिखना शुरू कर रहे हैं, नोट करना, ध्यान दीजिएगा। किसी द्रव के सतह के लंबवत अधोमुखी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लंबवत का मतलब अधोमुखी, लंबवत का मतलब इस सतह पर इधर और इधर पूरी तरफ पूरी सतह पर और सतह के नीचे की ओर, यानी पूरी सतह को रोककर और नीचे की ओर कणों को खींचने का कार्य जो बल कार्य करता है, जो कार्य ऐसा करता है बल, उस बल को हम क्या कहेंगे? पृष्ठ तनाव कहेंगे। यानी किसी द्रव के सतह के लंबवत अधोमुखी क्रियारत या क्रियाकारी बल कह सकते हैं, क्रियाकारी बल द्रव का पृष्ठ तनाव कहलाता है। इसको ध्यान रखें। और इसकी विमा क्या होती है? बल गुणे लंबाई प्रति लंबाई कह सकते हैं, लंबाई इनवर्स कह सकते हैं, इनवर्स होती है। इसे डाइन पर सेंटीमीटर से लिखते हैं, इसे डाइन पर सेंटीमीटर से लिखते हैं, D/FT, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और डाइन पर सेंटीमीटर से लिखते हैं। और एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया आपकी डेफिनेशन। आगे बात करेंगे हाँ ऐसे जो अगर हम बात करें
तो ये समझ में आ गया होगा कि सिस्टर के लंबवत सरफेस के लंबवत और अधोमुखी, यानी अधोमुखी का मतलब यहाँ पर डाउनवर्ड है। अधोमुखी मतलब DOWNWARD, डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर, नीचे की ओर जो बल प्राप्त करेगा, यानी गैस कणाओं को जो अंदर की ओर आकर्षित करे रखेगा, बाहर नहीं जाने देगा, उसको कहते हैं पृष्ठ तनाव। और वाष्प दाब आपने क्या समझा? वाष्प दाब जब ऊपर की ओर वाष्प जाने लगेगी तो उस पर जो बल कार्य करेगा वो वाष्प दाब है। आगे ध्यान दीजिएगा। तो इससे हमने बता दिया। और इसके अगर कारण पूछें तो जैसे बारिश की बूंदों का गोल, ये चीज ये किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ध्यान दीजिएगा। अगर उदाहरण करें, एग्जाम्पल करें इसका, तो बारिश की बूंदों का गोल होना ये किसके कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। और साथ ही साथ इसमें कैसे कारण आ जाते हैं, जैसे कपड़ों का साफ होना, ठीक है ना, तो ये भी आ जाता है। अगर आप इसमें बात करें तो पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। आगे देखते हैं। तो पृष्ठ तनाव के बाद हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। केशिका तो क्या होता है? केशिका पहले समझते हैं। फिर श्यानता पढ़ेंगे इसके बाद। पहले केशिका, उसके बाद श्यानता। तो हमारा पॉइंट हो जाएगा केशिका। केशिका तो क्या होता है? कैपिलरी सिस्टम है एक प्रकार का। तो केशिका तो क्या होता है इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। केशिका को हम कैपिलराइजेशन करते हैं। यहां पर एक पॉइंट इसी में हम पढ़ेंगे केशिका क्रिया। केशिका क्रिया, इसको हम क्या कहेंगे? कैपिलरी सिस्टम, कैपिलरी एक्शन कहेंगे। कैपिलरी एक्शन कहेंगे, कैपिलरी एक्शन कहेंगे। और इसके बारे में भी जानेंगे। कैपिलरी होगा CAPI, कैपिलरी एक्शन और कैपिलराइजेशन क्या होता है, फिर ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें, हमारे पास एक द्रव है, इसमें अगर हम कांच की एक नली डुबो रहे हैं, एक कांच की नली डुबो रहे हैं, एक ट्यूब है जिसको हम इसमें डुबो रहे हैं, कांच की ट्यूब, टेस्ट ट्यूब देखा होगा आपने। अगर इसको हम डुबोएं तो यहाँ पे जो जल होता है, जल का स्तर थोड़ा ऊपर चला जाता है। ये जल का स्तर ऊपर क्यों जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसको जब हम यहाँ पे डुबोएंगे तो आसंजन बल होता है। आसंजन बल, अभी आपको बताएंगे आसंजन बल क्या होता है। आसंजन बल, आसंजन बल, इसको एडिसिव बल भी, एडिसिव फोर्स कहते हैं। एडिसिव फोर्स के कारण, अब ये जो आसंजन बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के बल से ज्यादा प्रभावी होता है, यानी उससे ज्यादा प्रबल होता है, जिसके कारण जल का स्तर जो होता है केशिका नली के ऊपर तक चला जाता है। इस बल को हम क्या कहेंगे? इस गुण को केशिका कहेंगे। और इस प्रकार की जो क्रिया चल रही है इसको हम कैपिलरी एक्शन या केशिका, कोशिका नहीं है, ध्यान दीजिएगा, केशिका क्रिया कहेंगे। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम कह सकते हैं कांच की नली को जल या द्रव कह सकते हैं से भरे जार में डुबोने पर, एक मिनट, तो देखिएगा, कांच की नली को जल से भरे जार में डुबोने पर गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, यानी गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर होता है और इसके विरुद्ध ऊपरीमुखी, ऊपरीमुखी मतलब अपवर्ड, ऊपरीमुखी, ऊपरीमुखी मतलब ऊपर की ओर दिशा में
में जल का कांच की नली में जल का कांच की नली में चढ़ना क्या कहलाएगा? केशिका कहलाएगा। केशिका क्रिया कह सकते हैं। केशिका केशिका क्रिया कहलाता है तथा द्रवों का यह गुण आसंजन बल के कारण होता है। यह गुण क्या कहलाएगा? ये गुण जो है केशिका कहलाएगा, जो केशिकात्व कहलाता है। तो है क्या, इसको समझिएगा एक बार फिर से। मैंने बताया कि एक जार हमारे पास उसमें द्रव भरा हुआ है, उसमें अगर हमें कोई ट्यूब डाल दें, एक टेस्ट ट्यूब डाल दें, टेस्ट ट्यूब मतलब एक कांच की नली, कांच की नली, अगर हम कोई कांच की ट्यूब डाल दें इसमें, तो इसमें देखेंगे हम कि जल जो होता है वो कांच की नली में ऊपर तक चढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो मैंने बताया ये जो होता है आसंजन बल के कारण होता है, और आसंजन बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण से ज्यादा प्रभावी होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर डालता है, लेकिन ये जो बल है ये आसंजन बल के कारण ये द्रव जो होता है वो ऊपर की ओर चढ़ता चला जाता है। तो हम देखते हैं कि इसमें कुछ दूरी तक यहाँ तक जल जो है वो ऊपर आ जाता है। इस क्रिया को, ये जो नली में इस क्रिया का चढ़ना है, इसको हम क्या कहते हैं? केशिकात्व कहते हैं। यानी ये क्रिया जो केशिका क्रिया कहलाती है, और ये जो गुण है द्रवों का जो ये ऊपर की ओर चढ़ने का गुण है, इसे केशिकात्व कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हम जैसे बात करें, जैसे दीपक में तेल का ऊपर चढ़ना, और खेतों में आपने देखा होगा किसान खेत जुताई कर देते हैं, अगर जुताई ना करें तो जो नमी होती है वो ऊपर वाष्पीकृत होकर चली जाती है। तो ये भी कुछ इन्हीं के एग्जाम्पल है, आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे कि दीपक में तेल का बाती के द्वारा ऊपर चढ़ना, और दूसरा कि खेतों को ऐसे ही छोड़ देने पर उसका सूख जाना, यानी खेतों का सूख जाना, अगर जुताई करके ना छोड़े। क्यों खेतों की जुताई क्यों कर दी जाती है? ताकि जो उसमें केशिकाएं बन गई हैं, जो केशिका नलियां बन गई हैं, वो टूट जाएं, और उनके टूटने से जो द्रव नीचे का है, जो नमी बनी हुई है, वो ऊपर ना आ पाए। इसलिए किसान होते हैं अपने खेतों को जोत देते हैं, इसलिए केशिका नलियां जो बन जाती है उनको तोड़ने के लिए। आपने देखा होगा जैसे कोई खेत है, इसमें कुछ केशिका नलियां बन जाती हैं, जिनमें द्रव जो नीचे भरा होता है, ये द्रव ऊपर जाने लगता है, और जब ये इनको जुताई कर दी जाएगी कि केशिका नलियां, ये केशिका नली टूट जाएंगी, जिससे ये जो नमी है ये ऊपर की ओर नहीं जाएगी, जिससे खेत जो है वो सूखेगा नहीं। तो दो एग्जाम्पल मैंने बता दिए, एक तो दीपक से बाती के द्वारा तेल का ऊपर जाना या स्टोव का भी है, और दूसरा मैंने खेतों में नमी को बनाए रखने के लिए ये सहायक है। तो ये हो गया। अब ससंजन बल, असंजन बल आपको पता ही है। ससंजन बल क्या होता है? जब दो द्रव हैं, दो समान प्रकार के पदार्थ होते हैं, तो उनमें ससंजन बल कार्य करता है। जैसे जल में अगर कोई हम ऐसा पदार्थ डाल दें जैसे कि नींबू है या घुलनशील पदार्थ है, जो आपस में घुल जाए तो उसमें ससंजन बल कार्य करता है। और अगर वो आपस में नहीं घुले, जैसे तेल है और जल है, अगर दोनों को मिलाएं तो तेल जो होता है वो अलग रहता है, तो वो क्या होता है? वो पदार्थ की भिन्नता के कारण असंजन बल होकर कार्य करता है। असंजन बल के कारण कोई पदार्थ आपस में घुलता नहीं है, और ससंजन बल के कारण आपस में घुल जाते हैं। ये हो गया। और इसके बाद तीसरा हम अगर बात करें तो यहाँ पे श्यानता का गुण होता है। श्यानता का गुण क्या होता है? इसको नोट कर चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं। तो श्यानता का गुण क्या होता है इसके बारे में एक बार जानेंगे, उसके बाद फिर तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे श्यानता का, अगला गुण हमारा है श्यानता, या इसी को हम कहेंगे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होता है इसके बारे में हम जरूर जानेंगे। और विस्कोसिटी एक प्रकार से अगर कहें तो ये जो द्रव में बहने का गुण है, सही है, द्रव में बहने का जो गुण होता है उसे हम क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सीधे छोटी सी डेफिनेशन है
प्रत्येक द्रव में बहने का गुण पाया जाता है जिसे द्रवों की श्यानता कहते हैं। प्रत्येक द्रव में बहने का गुण पाया जाता है। द्रव अगर जैसे जल ले लें या ग्लिसरीन ले लें तो आपने देखा होगा कि वो बहने लगता है। अगर सतह ऊपरी सतह है तो ऊपर से ढलान की ओर वो बहने लगते हैं, तो इसी गुण को हम क्या कहते हैं, तो उनकी श्यानता कहते हैं। श्यानता क्या है इनका ध्यान दीजिएगा, किसमें श्यानता ज्यादा होती है, किसमें कम होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे जल की बात करें, जल जिसमें श्यानता ज्यादा होगी वो ज्यादा तेजी से बहेगा, और जिसमें श्यानता कम होगी, जिसकी विस्कोसिटी कम होगी, वो धीरे बहेगा। जैसे हम बात करें ग्लिसरीन, ग्लिसरीन की श्यानता कम, ये गाढ़ा होता है, ग्लिसरीन जो होता है वो गाढ़ा होता है और ये धीरे धीरे बहता है, इसलिए कहा गया है कि ग्लिसरीन की श्यानता कम होती है। अतः इसमें बहने का गुण धीरे धीरे होता है, या बहने का गुण कम होता है, कम होता है, या हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे बहता है। दूसरी अगर बात करें, यानी सीधे हम निष्कर्ष क्या निकलता है इससे, अगर जिसमें विस्कोसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा तेजी से बहेगा, यानी कह सकते हैं सीधे, यहाँ पे नोट बना सकते हैं आप लोग, जिसकी श्यानता अधिक उसमें बहने का गुण अधिक होता है। अब इससे क्वेश्चन तो आता नहीं, इससे अगर हम बात करें, यहाँ पे एक आता है श्यानता गुणांक, हेडिंग डाल लीजिए, इसको निकालना है। सुनो कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं श्यानता गुणांक क्या है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, श्यानता गुणांक क्या होता है, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। इसको कहते हैं विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। विस्कोसिटी कोएफिशिएंट क्या होती है, इसके बारे में अगर बात करें सीधे, तो श्यानता क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। पहले जैसे दो द्रव एक इधर की ओर बह रहा है और एक इधर की ओर बह रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से चला है और ये यहाँ से। अब ध्यान देना ये है कि एक द्रव तेजी से बह रहा है और एक द्रव धीरे धीरे बह रहा है। अब अगर हम बात करें कि इसमें ज्यादा बल है, ये तेजी से बह सकता है, और इसमें थोड़ा कम बल है, ये थोड़ा धीरे बहेगा, तो इनके बीच जो अंतर मिलेगा, जो इस अंतर को, जो क्षेत्रफल का अंतर है, इसी को हम मेनली क्या कहेंगे, जो इनके ये ज्यादा तेजी से बह रहा है, इसका बल और इसका क्षेत्रफल, और इसका बल और इसके क्षेत्रफल का जो अंतर है, उसी को हम क्या कहेंगे, श्यानता गुणांक कहते हैं, यानी परिमाणात्मक मान। श्यानता का जो परिमाणात्मक मान होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम श्यानता गुणांक कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, श्यानता का परिमाणात्मक मान उसका श्यानता गुणांक कहलाता है। इसे एटा, ध्यान दीजिएगा, एन की तरह से बनता है, थोड़ा लंबा, एटा से प्रदर्शित करते हैं। आई होप ये परिमाणात्मक मान आपको समझ में आया होगा। कहने का मतलब है, एक द्रव है वो तेजी से बह रहा है, थोड़ी दूर तक जाएगा, और एक द्रव है जो धीरे बह रहा है। दोनों की परतों में जो परिमाणात्मक जो मान आएगा, जो परिमाणात्मक अंतर आएगा, इसी अंतर को हमने क्या बताया है कि इसी को श्यानता गुणांक कहते हैं। इसी को निकालने के लिए एक मान दिया जाता है, परिमाणात्मक मान, और इसे हमने क्या बताया, इसे हम एटा से लिखते हैं। इसका मात्रक, SI मात्रक, इसका SI मात्रक क्या होता है, इसको ध्यान दीजिएगा,
किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड, यानी हम ये कह सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड ये लिख सकते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला नोट कर लीजिएगा क्या होता है। तो हम इसको F बराबर डेल्टा F बराबर एटा बराबर एटा, इसको सही से बनाइएगा, आपको मैंने बताया n की तरह से नहीं बनेगा, एटा a dx अपॉन dv, dx अपॉन dv। dx क्या है, dv क्या है। dx मैंने बताया दो जो चालें हैं, इनकी दोनों चालों के बीच का अंतर जो हो जाएगा, जो चालें हैं दोनों के बीच की वो चालें हो जाएंगी, और dv जो इनकी स्पीड का अंतर है, यानी जो स्पीड हो जाएगी वो, और a मैंने बताया क्षेत्रफल है, और एटा मैंने बताया F बराबर हमारा जिनके बीच में लगने वाला बल होगा। तो आप इसको बता सकते हैं F बराबर फोर्स हो जाएगा, dx दो परतों के मध्य जो चाल होगी, इन दो परतों में कोई जो चाल है उसको हम dx कह रहे हैं, और dv अब इनका जो वेग होगा, इनकी जो परतों के बीच जो चाल चलेगी, यानी वेग कितने वेग से बह रहे हैं वो dv हो जाएगा, और a जो हो जाएगा वो क्षेत्रफल हो जाएगा। और एटा मैंने बता ही दिया, एटा तो इसी को लिखा नहीं था। F हमारा फोर्स है जो इनके दोनों के मध्य लगने वाला फोर्स, और इसका ज्यादा होगा ये बल जिसे तेजी से बनेगा, तो इसका थोड़ा कम होगा, तो ये इनके मध्य है तो कोई बल जो कार्य कर रहा है, तो इसका फार्मूला ये नोट कर लीजिएगा, फार्मूला आपसे पूछा जाता है, और इतना ये जानना होगा। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, एक पॉइंट छूट गया है, उसके बाद में अगर बात करें, जैसे हमने बात किया था अभी पृष्ठ तनाव की, तो पृष्ठ तनाव जो होता है ताप बढ़ाने पे घटता है, ध्यान दीजिएगा। पृष्ठ तनाव नोट में डाल लीजिएगा चाहे तो, पृष्ठ तनाव ताप बढ़ाने से बढ़ता घटता है, ये नोट में डाल लीजिएगा कहीं पे। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।